हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि हम सोल्व करते थे बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, जिसका पार्ट नंबर सेकंड ये रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक सामान्य पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि 2500, 4000, 5000 या फिर 686। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर बात की जाए एक सामान्य पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो इसे होती है, जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर कितनी होती है, 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। आता है यार, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। और आपको क्या बताना है, यहाँ वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है। रेटिनोन होता है, टिकोफेरोल होता है, थाइमिन होता है या फिर कैल्सीफेरोल होता है। जल्दी से सोच समझ के राइट आंसर बताना कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात यहाँ वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन बी एंड सी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी होते हैं। अब इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से कि इनका रासायनिक नाम क्या होते हैं। इतना तो मैंने बता दिया कि विटामिन बी और सी होते हैं, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए रासायनिक नाम होते क्या हैं। तो यहाँ अगर बात करते हैं रेटिनोन, तो पहले आप ऑप्शंस को समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया रेटिनोन, तो रेटिनोन किसका नाम होता है। जो रेटिनोन होता है ये किसका नाम होता है। तो यार हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है रेटिनोन, तो रेटिनोन क्या होता है, A1 होता है। क्या होता है, विटामिन A1 होता है। अगर बात करते हैं टिकोफेरोल, तो टिकोफेरोल क्या होता है, विटामिन E होता है। क्या होता है, विटामिन E होता है। अब बात करते हैं कैल्सीफेरोल, तो कैल्सीफेरोल क्या होता है, यहाँ विटामिन D होता है। लेकिन अगर बात करते हैं विटामिन यार हाँ B1, जो थाइमिन होता है, ये किसका नाम होता है, B1 का होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, यार हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं विटामिन बी एंड सी। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, यार हाँ थाइमिन, क्योंकि यार हाँ थाइमिन किसका नाम होता है, विटामिन B1 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है। तो सोच समझ कर राइट आंसर बताना कि ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आएंगे कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे लिया है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, तो ये कहलाता है यहाँ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहलाता है, यहाँ ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, ये कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पहला अगर रोग किससे होता है, अर्थात किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। तो जल्दी से बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन ए, बी, B5 या फिर B12। जल्दी से बताएंगे पहला रोग किस कमी से देखने को मिलता है, किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है, विटामिन ए, बी, B5 या B12। तो यहाँ अगर बात करते हैं पहला अगर रोग, तो जिसने भी कमेंट किया है सी, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप पूछ लिया था पहला रोग, तो ये होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। किससे होता है, B5 की कमी से होता है। और अगर बात करते हैं जो विटामिन B5 होता है जिसकी कमी से पहला अगर रोग होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है, पेंटाथोनिक अम्ल होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंचुए में गैसीय विनिमय होता है। केंचुए में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, अर्थात यहाँ गैसीय विनिमय का मतलब होता है यहाँ गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये किसके द्वारा होता है, नम अधिचर्म के द्वारा होता है, फेफड़ों से होता है, गिल से होता है, फिर ट्रेकिया से होता है। जल्दी से पाएंगे कि केंचुए में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, नम अधिचर्म के द्वारा, फेफड़ों से, गिल से या फिर ट्रेकिया से। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए केंचुए में जो गैसीय विनिमय होता है, अर्थात गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये होता है नम अधिचर्म के द्वारा होता है। कौन सा है राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप सोच लिया केंचुए में जो गैसीय विनिमय होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है नम अधिचर्म के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है मिश्रित ग्रंथि क्या है, अर्थात यहाँ कि जो यहाँ मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जनद अग्नाशय होती है, ये कृत व अग्नाशय होती है, ये कृत होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यकृत क्या होती है, आपको ये पता है क्या यार, हाँ अग्नाशय क्या होती है, अग्नाशय यार हाँ मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको ये डिफाइन करना, अर्थात यार यकृत क्या मिश्रित ग्रंथि होती है या नहीं होती है, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
तो यहाँ अगर बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ यकृत क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि नहीं होती है। क्या होती है? यकृत मिश्रित ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए यहाँ ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, अर्थात राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव? ये आपको बताना है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यकृत के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, फिर थायराइड के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो जल्दी से बताइए, पहले आप बता दीजिए जल्दी से कि किसके द्वारा इसका स्राव किया जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो इसका स्राव किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कौन सा है राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप सुन लिया ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो इसका जो स्राव किया जाता है ये किया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को ही जाना जाता है। याद रहेगा, मास्टर ग्रंथि अर्थात यहाँ जो मास्टर ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाता है? ये किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो कम से कम, उसमें भी कंजूसाई क्यों बरतते हो? मैंने देखा है यार व्यूज़ कितने आते हैं लेकिन लाइक कुछ नहीं आता है, तो यार कंजूसाई तो मत करो, आपको कुछ नहीं जा रहा है, इससे हमें पता चलता रहता है कि आपको पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यार लाइक कर दिया करो, ठीक है, इतना सा मैं बोलना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हार्मोन शब्द दिया था, तो हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्लिंग के द्वारा, एडिसन के द्वारा, बेलिन के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। ये हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्लिंग के द्वारा, एडिसन के द्वारा, बेलिन के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं हार्मोन शब्द तो ये दिया गया था स्टर्लिंग के द्वारा किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये दिया गया था स्टर्लिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह हार्मोन जो कि है मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, तो वो कौन सा होता है? एडीएच होता है, एलएच होता है, जीएच होता है, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी सुनाएंगे कि वह हार्मोन जो मूत्र की सांद्रता का नियंत्रित करता है, अतः उसको मूत्र की जो सांद्रता होती है इसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? एडीएच के द्वारा किया जाता है, एलएच के द्वारा किया जाता है, जीएच के द्वारा किया जाता है, फिर इन सभी के द्वारा किया जाता है। जल्दी सुनाएंगे कि मूत्र की जो सांद्रता होती है इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो जिसने भी कमेंट किया ए उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप सोच ले जाता है मूत्र की सांद्रता का जो नियंत्रण किया जाता है ये किया जाता है एडीएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटी डाईयूरेटिक होता है। क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के द्वारा ही मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रथम प्राथमिक संदेशवाहक और द्वितीयक संदेशवाहक क्रमशः है। अर्थात आपको पहले ये बताना है कि प्राथमिक संदेशवाहक तो कौन सा है और उसके बाद में आपको बताना है द्वितीयक संदेशवाहक कौन सा होता है। तो जल्दी बताएंगे कि प्राथमिक संदेशवाहक तो कौन सा होता है और द्वितीय संदेशवाहक कौन सा होता है। कैल्शियम हार्मोन होता है, कैल्शियम विटामिन होता है, हार्मोन कैल्शियम होता है, फिर विटामिन हार्मोन होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी बताइए कि प्राथमिक संदेशवाहक तो कौन सा होता है और द्वितीयक संदेशवाहक कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको एक पॉइंट भी याद है, ठीक है, अगर आपको इतना सा भी पता है कि द्वितीयक संदेशवाहक कौन सा होता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ अगर बात करते हैं द्वितीयक संदेशवाहक तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, कौन सा होता है? द्वितीय संदेशवाहक। मतलब आपका राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हार्मोन तो क्या होता है? प्राथमिक संदेशवाहक होता है और अगर बात करते हैं द्वितीयक संदेशवाहक तो वो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीयक संदेशवाहक कौन सा होता है, तो ये होता है कैल्शियम होता है। ठीक है, इसको जरूर याद, हाँ प्राथमिक को आप चाहे याद रखो या ना रखो लेकिन द्वितीयक संदेशवाहक को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसलिए यार हाँ द्वितीयक संदेशवाहक तो कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है स्तनधारी जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया है, वह कौन सा स्तनधारी है जिसमें यहाँ आरबीसी में केंद्रक होता है? जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है तो वो कौन सा होता है? व्हेल होता है, हाथी होता है, मानव होता है या फिर ऊंट होता है? जल्दी बताएंगे कि वह कौन सा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक पाया है। क्या है? जिसने भी जो कमेंट किया है डी ऑप्शन उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करता है ऊंट तो यहाँ ऊंट एकमात्र ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। जिसकी क्या होती है? आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है आरबीसी की कमी आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना, ठीक है, इंक्रीज हो रही है इनकी संख्या में, तो इस टर्म को किस नाम से जाना है? एनीमिया, एनोक्सीमिया, पोलिक्सीमिया या फिर पोलीसाइथेमिया। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? एनीमिया, एनोक्सीमिया, पोलिक्सीमिया या फिर पोलीसाइमेथिया। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है।
तो जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ ऑप्शन उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की जाए आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना, ठीक है, इसको फोकस करना कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं वृद्धि होना, तो वृद्धि होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है पॉलीसाइमेथिया कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ, पॉलीसाइमेथिया कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछिए, ये मेथिया नहीं होता, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, पॉलीसाइथेमिया होता है। क्या होता है, साइथेमिया होता है, ठीक है, इसे लिख देता हूँ मैं, पॉलीसाइथेमिया होता है। ओके, मेथिया नहीं होता बल्कि क्या होता है, थेमिया होता है। ओके, याद रहेगा। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप सोच ले आरबीसी की संख्या में वृद्धि होना, तो वृद्धि होना तो क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो संख्या है आरबीसी की संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, तो आरबीसी की संख्या में कमी होना यहाँ एनीमिया कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ कमी होना तो क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया संख्या में वृद्धि, तो संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। ओके, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है एलर्जी व संक्रमण में किस डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको स्पेशली दे रखा है एलर्जी व संक्रमण के लिए, इनके प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है, तो वो कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, ये आपको बताना है। इसेनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है, मोनोसाइट होती है, फिर लिम्फोसाइट होती है। जल्दी से पाएंगे कि एलर्जी और संक्रमण के प्रति या फिर एलर्जी और संक्रमण में किस डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है, इसेनोफिल्स की, बेसोफिल्स की, मोनोसाइट की, फिर लिम्फोसाइट की। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं एलर्जी और संक्रमण के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है, ये की जाती है इसेनोफिल्स के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए एलर्जी व संक्रमण के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए एलर्जी और संक्रमण में किस डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है, तो वो कौन सी होती है, इसेनोफिल्स होती है। कौन सी होती है, इसेनोफिल्स डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक है आयोडीन, क्लोरीन, पोटेशियम है, ये सभी। जल्दी से बताएंगे थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक होता है आयोडीन, क्लोरीन, पोटेशियम है, ये सभी। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इजी भी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि थायराइड हार्मोन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है, आई यानी खनिज लवण कौन सा है। ठीक है, आवश्यक खनिज लवण कौन सा होता है, आयोडीन होता है, क्लोरीन होता है, पोटेशियम होता है, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है थायराइड हार्मोन, तो कौन सा होता है, आयोडीन होता है। कौन सा होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ रक्त क्या होता है, उत्तक होता है, उत्तक नहीं होता है, तरल आधारित उत्तक होता है, या फिर तरल संयोजी उत्तक होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि रक्त होता क्या है, उत्तक होता है, या फिर उत्तक नहीं होता है, या फिर तरल आधारित उत्तक होता है, या फिर तरल संयोजी उत्तक होता है। जल्दी से बताएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ अगर बात करें रक्त, तो रक्त क्या होता है, ये होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है यहाँ, ये होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रक्त दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, रक्त का दाब का, या फिर ब्लड जो प्रेशर होता है, ब्लड जो प्रेशर होता है, तो इसका जो मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, स्पेग्नोमीटर के द्वारा, फिर फोनोकार्डियोग्राफ के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि ब्लड प्रेशर का किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा, ईसीजी के द्वारा, स्पेग्नोमीटर के द्वारा, फिर फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तदाब, तो रक्तदाब का जो मापन किया जाता है, ये किया जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रक्तदाब का जो मापन किया जाता है, ये किया जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। और इसी से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है रक्तदाब या फिर ब्लड प्रेशर का जो मापन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है स्पेग्नोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे RH कारक पाया है, तो किस में देखा गया, RH फैक्टर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। वैसे एक कॉमन क्वेश्चन भी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि RH फैक्टर किस में पाया है, सभी स्तनियों में पाया है, मानव और रीसस बंदर में पाया है, सरीसृपों में पाया है, फिर वर्टिब्रेट्स में पाया है। जल्दी से बताएंगे कि RH फैक्टर किस में देखने को मिला है, फिर किस में पाया है, सभी स्तनियों में पाया है, मानव और रीसस बंदर में पाया है, सरीसृपों में पाया है, फिर वर्टिब्रेट्स में पाया है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर आप सुन लिया RH फैक्टर, तो RH कारक तो ये पाया है यहाँ मानव और रीसस बंदरों में देखा गया है। ठीक है, किस में पाया है, RH कारक, तो ये देखा गया है मानव और रीसस बंदर में। और सबसे पहले जो RH फैक्टर को देखा गया था, ये देखा गया था लैंडस्टन और विनर के द्वारा। किसके द्वारा देखा था, RH फैक्टर को ये देखा गया था लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा सर्वप्रथम इसे देखा गया था। और किस में देखा गया था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है RH फैक्टर को सबसे पहले लैंडस्टर और विनर के द्वारा देखा था, लेकिन किस में देखा गया था, ये देखा गया था रीसस बंदर में देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ सबसे पहले किस में देखने को मिलता है ये RH फैक्टर, या फिर किस में देखा गया था, तो ये देखा गया था रीसस बंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है तो कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर आपसे पूछा है 1 ग्राम जो वसा होती है तो इससे कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 12 किलो कैलोरी या फिर 2 किलो कैलोरी। जल्दी से पाएंगे कि 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 12 किलो कैलोरी या फिर 2 किलो कैलोरी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं वसा से तो वसा से कितनी होती है 9 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है और अगर बात करते हैं एग्जैक्ट तो कितनी होती है 9.3 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है वसा से जो एनर्जी प्राप्त होती है ये कितनी होती है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। ठीक है, 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है हीमोग्लोबिन CO के साथ जुड़कर बनाता है। यहाँ पर CO क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़कर क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे एक अच्छा क्वेश्चन ये भी कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो जल्दी से पाएंगे हीमोग्लोबिन CO के साथ अर्थात यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की जोड़कर क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर आप पूछ लिया हीमोग्लोबिन CO के साथ अर्थात यहाँ हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़कर क्या बनाता है तो ये बनाता है यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है यहाँ ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है यहाँ हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी। RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी लैंडस्टन और विनर के द्वारा, लैंडस्टन और लेवाइन के द्वारा या फिर कास्टिलो के द्वारा, फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा कि RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है। जस्ट अभी मैंने इसको बताया था तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से पाएंगे RH फैक्टर की खोज किसने की थी लैंडस्टन और विनर के द्वारा, लैंडस्टीनर व लेवाइन के द्वारा या फिर कास्टिलो या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि अगर आप सोच लिया RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी RH फैक्टर की खोज, ये की गई थी लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा। और अगर बात की जाए किस में देखने को मिलता है या फिर किस में देखा गया था सबसे पहले RH फैक्टर, तो ये देखा गया था सबसे पहले रेसस बंदर में। किस में देखने को मिलता है या फिर किस में देखा गया था, ये देखने को मिलता है रेसस बंदर में। ठीक है, तो आज का प्रश्न है कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से, जब तक लीजिए बाय बाय, टेक केयर।